स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। पिछले कई वीडियो में आपने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की कट ऑफ, साथ ही बोनस प्रकरण को लेकर एवं कब तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी इसके बारे में हमने कई बातें की हैं। आपने कई चैनलों के माध्यम से कट ऑफ का भी पता किया है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिलेगी आगे की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो सकती है। और जब तक बोर्ड मीटिंग में बोनस केस पर, जो बोनस का प्रकरण है, उस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक आगे किसी भी चीज़ पर बात करना मुश्किल है। क्योंकि अभी सभी चीज़ें संभावित है, क्योंकि इनकी संभावना बनी हुई है कि अगर परमिशन मिल जाती है, और ये जो वीक है यानी कि आज मंडे स्टार्ट हो चुका है, तो इस वीक में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल जाती है तो आपका रिज़ल्ट लगभग 15 मई तक जारी हो सकता है। और अगर इस वीक परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आने वाले पूरे मंथ में, यानी कि ये पूरा महीना जो है, परमिशन मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। और फिर आपको जून के महीने का इंतज़ार करना होगा। लगभग 4 जून को जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आना है, उसके बाद जाकर आपका यहाँ पे रिज़ल्ट जारी होगा। और उसके बाद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परमिशन नहीं लेनी होगी, तो जो आपका रिज़ल्ट है वो 10 जून तक जारी हो सकता है, जिसमें कि 2 गुना अभ्यर्थी होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होंगे। और इसके आगे की प्रोसेस फिर बोर्ड स्टार्ट कर देगा। और जो आगे की प्रोसेस रहने वाली है, अगर बोर्ड पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाएगा तो आगे की जो प्रोसेस रहेगी उसे बोर्ड जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा। तो जो आपका समय यहाँ पर ख़राब हो चुका है, लगभग एक अनुमान है कि आपके 1.5 महीना यहाँ पर जो है वो ख़राब हुआ है। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये 1.5 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब अगर 10 जून को रिज़ल्ट आता है और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये जो प्रोसेस रहेगी ये आपकी 1.5 महीना पहले स्टार्ट होती। तो अगर बोर्ड पर दबाव बनाया जाएगा तो बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी जल्दी जो है यहाँ पर कंप्लीट करवाने की कोशिश करेगा। वैसे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाएगा, तो हो सकता है अगर उसमें जल्द से जल्द प्रोसेस करवाई जाए तो आपका जो ये समय ख़राब हुआ है वो वहाँ पर बच सकता है। और जो अपना अनुमान है कि लगभग दिवाली से पहले अक्टूबर के महीने में आप सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पर आगे की प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी करवाया जाता है। लेकिन आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। और वे अभ्यर्थी जो आगे के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि सीईटी में शामिल होंगे, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था ये पहली बार हुआ था, और ये जो परीक्षा हुई थी सीईटी की, इसको कई अभ्यर्थियों ने काफ़ी हल्के में लिया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप सीईटी क्लियर करेंगे या सीईटी में आपके अगर अच्छे नंबर रहेंगे तो आप यहाँ पर आगे आने वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए जाने हैं वो आगे सीईटी में शामिल होते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, जो कि इस बार या हम बात करें इस वर्ष की, बहुत ही बड़ी भर्ती परीक्षा थी। यहाँ पर लगभग 5388 पोस्ट थी, और एक अच्छे लेवल का ये जो है पोस्ट है। आप सभी जानते हैं L10 की जॉब है, 3600 पे ग्रेड है। कई बार अगर आप RS का एग्ज़ाम देते हैं, आपकी रैंक अच्छी नहीं रहती है, यानी कि रैंक काफ़ी पीछे रहती है, तो लगभग आपको L10 3600 पे ग्रेड की ही जॉब मिलती है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम देकर ही अगर आपको L10 और 3600 पे ग्रेड की जॉब मिल रही है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और इसके लिए आप सभी को तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आगे ये एग्ज़ाम होता है तो आप सभी को बढ़िया तैयारी करनी होगी। वैसे यहाँ पर जहाँ तक संभावना है तो अगले 6-7 साल में ऐसी भर्ती वापस नहीं आएगी। ये भर्ती क्यों इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में हम बात करेंगे, और सीईटी में होने के कारण यहाँ पर क्या अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिला। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि इस बार इस भर्ती परीक्षा में अगर हम सीईटी की बात छोड़ दें और अगर सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा की बात करें, तो इसमें अभ्यर्थियों ने कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसके कारण उनका सिलेक्शन यहाँ पर रुक गया है। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर अपनी भी बात करूँगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की है जिसके कारण जो है यहाँ पर मेरे पेपर 2 में मार्क्स बहुत कम आए हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर पेपर 1 में जैसे मार्क्स है, अगर वैसे ही पेपर 2 में आते तो काफ़ी फ़ायदा होता, या अगर उससे थोड़े से कम भी रहते तो भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता। और दोनों ही पेपर में मेरा कितना डिफरेंस रहा कि दोनों ही पेपर में आज की डेट में, क्योंकि अभी बोनस प्रकरण है, वैसे बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आगे जाकर कुछ बदलाव हो सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन डिलीट भी होने हैं, तो नंबर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। लेकिन आज की डेट में मेरे पेपर 1 और पेपर 2 में कितना अंतर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो भर्ती परीक्षा है ये सीईटी में हुई थी। अगर यहाँ पर सीईटी नहीं होती, यानी कि अगर ये भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की सीईटी में शामिल नहीं होती, तो लगभग यहाँ पर एक पद पर 200 अभ्यर्थियों का कंपटीशन होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर ये भर्ती सीईटी में नहीं होती, इसमें कोई स्पेशल क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया था जूनियर अकाउंटेंट में कि आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए,
या फिर आपके पास जो है आर्ट्स नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल सब्जेक्ट आपके पास हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं था। सीईटी में होने के कारण यहाँ पर सभी अभ्यर्थी शामिल हुए, ठीक है, पहले, और सीईटी के बाद लगभग 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लिए गए। तो अगर यहाँ पर सीईटी नहीं होती तो इस भर्ती परीक्षा के लिए लगभग एक अनुमान है 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पर एक पद पर लगभग 200 अभ्यर्थियों में कंपटीशन होता। वैसे सभी की कैटेगरी में यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पहले से ही फिक्स होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक पद पर लगभग 200 अभ्यर्थी यहाँ पर कंपटीशन में शामिल होते, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड चीज़ निकल कर ये भी आई कि पदों की संख्या लगभग डबल कर दी गई थी। पहले यहाँ पर एक अनुमान था कि जो ये भर्ती परीक्षा है ये लगभग 2600 या 2800 पदों के लिए आने वाली है, यानी कि लगभग 2800 पदों पर ये भर्ती होने वाली थी। लेकिन बाद में जाकर इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई और लगभग डबल पद यहाँ पर कर दिए गए, यानी कि 2 गुने पद कर दिए गए। तो इससे भी अभ्यर्थियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पर जब सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि एक पद के लिए 15 गुना अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन परीक्षा देने वाले लगभग 62 या 64 हज़ार अभ्यर्थी थे, यानी कि एक पद के लिए लगभग यहाँ पर 12 ही अभ्यर्थी परीक्षा दे पाए थे। यानी कि एक पद के लिए सिर्फ जो कंपटीशन बचा वो 12 अभ्यर्थियों में बचा। तो इससे काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा हुआ क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम था। अगर ये सीईटी में नहीं होती तो एक पद के लिए 200 अभ्यर्थी होते, और अगर पेपर टफ भी होता तो भी यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जाती। यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जनरल की कट ऑफ लगभग 600 नंबर जा सकती थी या उससे भी ऊपर, अगर यहाँ पर ये ओपन होता, यानी कि सीईटी में शामिल नहीं होती। तो यहाँ पर एक पद के लिए सिर्फ 12 अभ्यर्थियों में कंपटीशन था जब ये एग्ज़ाम हुआ। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम था और उसके बाद लगभग जो है 64 हज़ार अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। तो एक पद के लिए लगभग 12 अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया है जूनियर अकाउंटेंट का, तो उन्होंने क्या यहाँ पर गलती की, साथ में मैंने भी यही गलतियाँ की है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मेरी गलतियों से ही है और मुझे लगता है अधिकांश अभ्यर्थियों ने भी यही गलती की थी। सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने पुराने जो परीक्षा पैटर्न था उसके सहारे यहाँ पर तैयारी की। आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो पहले परीक्षा हुई थी ये 2015-16 में हुई थी, जो कि आरपीएससी ने करवाई थी। और अब जो भर्ती परीक्षा ये जो हुई है ये 2024 में हुई है। लगभग 8-9 साल का समय यहाँ पर हो चुका है, यानी कि वो एग्ज़ाम हुए लगभग 8-9 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ये बोर्ड ने करवाया, और आप सभी जानते हैं दोनों का एग्ज़ाम कराने का तरीका काफ़ी अलग होता है। आरपीएससी जहाँ पर अपना पैटर्न सेम ही रखती है और साथ ही उसके जो पेपर होते हैं उसमें कई क्वेश्चन पुराने होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड जो है ये क्वेश्चन कम रिपीट करता है और नए से नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दोनों ही परीक्षा पैटर्न में काफ़ी अंतर है और ये सभी अभ्यर्थी पहले से जानते हैं कि दोनों ही जो भर्ती परीक्षाएं होती है, यानी कि जो आरपीएससी कराता है या फिर आरएसएमएसएस भी करवाता है, तो दोनों में काफ़ी अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोनों ही परीक्षा में अगर एक ही एग्ज़ाम आरपीएससी कराए और वही एग्ज़ाम अगर बोर्ड करवाता है तो दोनों के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि आरपीएससी जो है वो क्वेश्चन रिपीट भी करता है और उसके जो पेपर होते हैं वो काफ़ी ईजी लेवल के भी कभी वो दे देता है। जैसे कि आपने ईओआरओ का पेपर देखा होगा। ईओआरओ एक बड़ी भर्ती परीक्षा थी, लगभग 4200 और 4800 पे ग्रेड की जॉब थी। उसके बाद भी पेपर उसने ऐसा बनाया था जैसा कि हमने सीईटी में भी नहीं देखा, यानी कि सीईटी जो एग्ज़ाम था वही उससे काफ़ी टफ था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है जिन अभ्यर्थियों ने पुराने परीक्षा पैटर्न से तैयारी की थी उनके यहाँ पर सेलेक्ट होने के चांस बहुत ही कम रह गए थे। अगर वो सेलेक्ट हुए भी हैं तो उनके नंबर यहाँ पर काफ़ी कम आ रहे हैं, और मैं भी इसी में शामिल हूँ क्योंकि मैंने भी पुराने परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही, यानी कि पुराने पेपर को देखते हुए ही मैंने भी यहाँ पर तैयारी की थी। तो ये एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली। और सेकेंड जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि सोशल मीडिया पर या अगर हम बात करें यूट्यूब पर, काफ़ी जो टीचर है या फिर जो काफ़ी यूट्यूबर है उन्होंने यही कहा था कि अगर आप यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया पार कर जाते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। पेपर काफ़ी हार्ड आया है। फिर भी यहाँ पर कुछ एक कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि एससी, एसटी, एमबीसी में विडो और डिवोर्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स जो कैटेगरी है, अगर इन्हें यहाँ पर छोड़ दें तो बाकी सभी जो कैटेगरी रह गई है उनमें यहाँ पर अच्छे नंबर लाने ज़रूरी थे। यानी कि अगर आप सिर्फ क्राइटेरिया पार कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट होने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही उम्मीद लोगों ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी रखी थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पद तो रिक्त रह गए थे, लेकिन कई ऐसी कैटेगरी थी जिसमें कि कट ऑफ जो क्राइटेरिया था उससे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रही। बाकी वहाँ पर पद रिक्त रहे, लेकिन पेपर वहाँ पे काफ़ी टफ आया था। और सेकंड चीज़ ये थी कि पहले कभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो लोगों के पास कोई पुराना परीक्षा पैटर्न भी नहीं था। साथ ही बोर्ड ने पेपर काफ़ी टफ दिया था, तो उसकी बात यहाँ पर अलग है।
जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में यहाँ पर लोगों ने पुराने पेपर को देखकर तैयारी की। सबसे बड़ी गलती यही थी क्योंकि पुराना पेपर आरपीएससी ने करवाया था। सेकंड चीज़ वो इसी में रह गई थी कि अगर क्राइटेरिया हम पार कर जाएंगे तो सेलेक्ट हो सकते हैं। थर्ड जो चीज़ निकल कर यहाँ पर आती है वो है शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स। वैसे सभी अभ्यर्थियों ने उन 6 सब्जेक्ट की 6 बुक आई थी। आप सभी जानते हैं कि 6 बुक लॉन्च की थी हैंड रिटन नोट्स की। किसी एक अगर हम बात करें तो किसी जो है बुक पब्लिशर ने नोट्स की एक हैंड रिटन बुक्स यहाँ पर पब्लिश की थी। यानी कि जो 6 सब्जेक्ट थे इनके 100 पेज में ही पूरा सब्जेक्ट कवर कर दिया था। यानी कि मान लीजिए बिजनेस मेथड है तो उसके लगभग 100-150 पेज में ही पूरे नोट्स आ गए थे हैंड रिटन। इसके अलावा जो RSR है, GF&R है, वो तो 90 और 100 पेज में ही यहाँ पर कंप्लीट करवा दी गई थी और ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने उसी से पढ़ा था। मैंने खुद ने भी उसी से जो है सारी RSR यानी कि पेपर 2 की पूरी तैयारी मैंने भी उसी से की थी और यही सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि जो पेपर सेकंड जो था वो काफ़ी डीप से पूछा गया था। यानी कि सीधे सीधे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। RSR GF&R में आपसे कोई सीधा सीधा रूल नहीं पूछ लिया था कि रूल नंबर 39 में क्या लिखा है या फिर ये जो है ये किस रूल में लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। 50 में से यानी कि RSR और GF&R के टोटल 50 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले थे, वरना सभी क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी अंदर से पूछे गए थे। यानी कि रूल के अंदर से जो है यहाँ पर आपके नियमों के अंदर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफिशियल बुक से तैयारी की थी RSR और GF&R की, साथ ही 11th और 12th की बुक से या फिर किसी स्पेशल जो कॉलेज की या बुक आती है यूनिवर्सिटी अगर उससे तैयारी की थी, बिजनेस मेथड है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है इसकी, तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। मैंने खुद ने यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स है और हैंड रिटन नोट्स है इससे ही तैयारी की थी, तो मेरे यहाँ पे काफ़ी कम नंबर आए पेपर 2 में। तो अगर हम यहाँ पे बात करूँ अब मेरे दोनों पेपर में कितने अंतर है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में मेरा लगभग दोनों ही पेपर में जो मार्क्स हैं उनके बीच में अंतर लगभग 155 नंबर का है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो मेरा अंतर है वो लगभग 155 नंबर का देखने को मिला है। और इसका सबसे प्रमुख कारण यही था क्योंकि पेपर 1 की तैयारी हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। हम चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दें, पेपर 1 की तैयारी हमेशा हमारी जो है रहती है क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, GK, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। किसी एग्ज़ाम में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये है, तो किसी में कंप्यूटर भी है। तो ये चीज़ें हमारी शुरू से ही जो है मजबूत रहती है, तो वहाँ पे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेपर 2 था ये स्पेशल सब्जेक्ट का था। अगर आप साइंस के या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इस एग्ज़ाम से पहले ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े थे। आपने कभी ऑडिटिंग नहीं पढ़ी, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, RSR GF&R तो सभी के लिए नहीं थी। तो एक बात तो ये है कि यहाँ पे भाई कम नंबर तो आएंगे। भाई पेपर 1 में अगर अच्छे नंबर है तो पेपर 2 में कम तो आएंगे, लेकिन इतने भी कम नहीं आएंगे कि दोनों का अंतर जो है 155 नंबर रह जाए। तो मेरे जो पेपर 2 में आज की डेट में नंबर है वो सिर्फ 226 है, यानी कि सिर्फ 50% मार्क्स है। और इस कमी के लिए मैं सिर्फ ये 3 कारण ही जो है इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि यहाँ पे पहली बात तो ये थी कि मैंने कोई ऑफिशियल बुक से यहाँ पर पढ़ाई नहीं की थी कि 11th 12th की बुक से मैंने जो कॉमर्स की बुक आती थी उससे मैंने पढ़ाई की है, फिर RSR GF&R मैंने ऑफिशियल जो बुक आती है या जो जिसमें रूल को पूरे डिटेल में बताया जाता है उसमें मैंने पढ़ाई की, ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो है मेरे नंबर काफ़ी कम रह गए थे। सेकेंड चीज़, मैंने भी पुराने ही पैटर्न से यहाँ पर तैयारी की थी जो RPSC ने एग्ज़ाम करवाया था और ज़्यादातर 80% अभ्यर्थियों ने उसी के सहारे यहाँ पर तैयारी की थी। यहाँ तक कि कई जो कोचिंग है उन्होंने भी उसी तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ाई कराई थी। सिर्फ रूल लिख दिया है, रूल 39 में ये लिखा गया है, बस इतना ही है, लेकिन उसके अंदर डीपली यहाँ पे नहीं बताया गया। तो उस हिसाब से यहाँ पर लोगों के नंबर काफ़ी कम आए। तो आगे से जब भी ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें सब्जेक्ट का हो तो कम से कम हमें उससे जो है ऑफिशियल बुक से या फिर जो प्रॉपर जो नियम बताए गए हैं अगर उससे पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करें CET की, तो CET 2024 में अभ्यर्थियों को एक ही चीज़ ध्यान रखनी, वो ये है कि CET को वो इस प्रकार नहीं पढ़े कि हमें सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई कर जाना है या जो भी भर्ती आएगी उसके 15 गुना में शामिल होना है। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि CET में ज़्यादातर वही सब्जेक्ट है जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि CET में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स ये सब चीज़ें थी और इधर जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 1 में भी पूरा का पूरा वही जो है सब्जेक्ट रहा। सिर्फ पेपर 2 अलग था और उसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी थी। इस वीडियो में जो भी बताई है, जो भी मैंने अपनी कमी बताई कि मेरी ये कमी रही, अगर आपकी भी वही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको और कौन सी कमी लगी कि आपके किस कारणों से नंबर यहाँ पर कम आए। भाई पेपर टफ तो सभी के लिए था। अगर हम बात करें तो 64,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है तो सभी के लिए पेपर टफ ही था, लेकिन कौन से ऐसे कारण हम में खुद में रहे जो कि यहाँ पर हमारे कम नंबर आने का कारण बने, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताइए उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।